झूठे होता है, कौन सी जानकारी पहले लेनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की भी रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण, गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होने पर जताई चिंता। रिक्त पदों को अविलंब भरने का दिया निर्देश। और कोयला कर्मियों को 72,000 रुपए बोनस दिए जाने का फैसला। कोल इंडिया की बैठक में लिया गया निर्णय। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद प्रताप। तो देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन भी आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं और बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहा है। हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 3 दिन का यह सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कुल 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल चाबी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी यातायात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु अभिनव पहल की जा रही है तथा साथ ही साथ मेट्रो रेल एवं रैपिड रेल सेवाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश में यातायात के नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में भारत सरकार के भारी उद्यम विभाग के फेम 1 स्कीम के अंतर्गत पूर्व से 40 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं तथा फेम 2 योजना में 700 इलेक्ट्रिक बसों में से 75 बसों के प्रदेश के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर व गाजियाबाद में संचालन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक बसें प्रदेश वासियों को सुखद एवं अविस्मरणीय यात्रा कराएंगी। बेहतरीन पिकअप वाली सेमी लो फ्लोर बसें एक बार चार्जिंग पर 150 किलोमीटर तक चलती हैं, जिनके लिए चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट शेल्टर्स व स्मार्ट क्लीनिंग की व्यवस्था की गई है। सरल एवं पारदर्शी यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड तथा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया गया है। स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों के लिए विशेष उदाहरण पेश कर रहा है। स्मार्ट यूपी, ग्रीन यूपी की ओर बढ़ते कदम। अब मैं आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न अर्बन मिशंस की प्रगति पर आधारित लघु फिल्म ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप न्यू अर्बन इंडिया
इस लघु फिल्म के प्रदर्शन हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुमति चाहता हूं। भारत में तीव्र गति से हो रहा शहरों का कायाकल्प एवं निर्माण कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प शक्ति का नतीजा है, जिसके चलते भारत के हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने शहरी विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही कारण है आज भी विकास का गुजरात मॉडल पूरे भारत के लिए विकास का मंत्र बना हुआ है। आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने भारत के अतुल्य विकास और निर्माण की प्रतिज्ञा पूरे देश के समक्ष ली थी। इस प्रतिज्ञा के तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए गए। आज ये मिशन दशकों से उपेक्षित भारत के शहरों की दशा और दिशा दोनों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लखनऊ में है, उन्होंने कई सारी योजनाओं की सौगात उन्होंने वहां दी है। पीएम आवास के लाभार्थियों से वे आज बात करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रोजेक्ट भवन स्थित नए सभागार में कल्याण गुरुकुल खूंटी एवं जमशेदपुर के 230 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। सभी छात्र निर्माण और इलेक्ट्रीशियन के कोर्स में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस दौरान मंत्री चंपई सोरेन और हफीजुल हसन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18,346 संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 29,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 18,346 नए मामले दर्ज हुए हैं। वर्तमान में 2,52,902 सक्रिय मामले देश में हैं, जो 201 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम यानी 0.75% हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। रिकवरी दर 97.93% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन इसका खतरा अब भी बरकरार है। लोगों की आस्था को देखते हुए राज्य सरकार ने दुर्गोत्सव और दशहरा के आयोजन की अनुमति दे दी है, लेकिन इनके आयोजन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत पूजा पंडालों का आकार छोटा होगा और इनमें स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की प्रतिमाएं 5 फीट से ज्यादा की नहीं होंगी। इसके अलावा आयोजन के दौरान प्रसाद और भोग का वितरण नहीं किया जाएगा। वहीं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पंडालों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने कल दुर्गा पूजा और रावण दहन समितियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने आयोजकों के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि सभी पूजा समितियों को सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। और जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं शांति दुर्गा पूजा कमेटीज के, वो समझे हैं, उनको नोट डाउन किया है। प्रशासन ने, पुलिस ने और आरएमसी तीनों के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने तीनों ने नोट डाउन किया है। और हमारा पूरे राज्यवासियों से यही उम्मीद रहेगी, यही अपील रहेगी। दुर्गा पूजा को लेकर के आज यहाँ पे सभी पंडाल के लोगों और मंत्री समिति की बैठक बुलाई गई थी। जो मुख्य रूप से इस बार सुरक्षा को लेकर के 2 चीजें महत्वपूर्ण रहती है हर पर्व त्योहार में। पहला तो ये है कि जो भी वैसे स्थान है जहाँ पे संवेदनशीलता बरकरार रहती है, या वैसे स्थान जहाँ पे पूर्व में कोई घटना हुई रहती है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 91 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और वहीं कोरोना के खिलाफ देश भर में युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 91.54 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं।
सोमवार को शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। इसी के तहत सिमडेगा जिले में कल टीकाकरण महाअभियान चलाया गया और सर्वाधिक उपलब्धि हासिल की गई। जिले में कल 11,687 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश के लिए एक अच्छी खबर है कि वाराणसी कोविड-19 मुक्त हो गया है। पिछले 10 दिनों से कोई नया केस सामने वहां नहीं आया है। कोविड की समस्या जब आई तो पूरे देश के साथ वाराणसी में भी आई। यहाँ पहला केस 21 मार्च 2020 को आया। वह युवक अबू धाबी से आया था जो वहाँ काम करता था। दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, पर खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में एक भी पॉजिटिव वाराणसी में नहीं है। वाराणसी कोविड फ्री हो गया है और आज की डेट में कोई इंडोर में या होम आइसोलेशन में कोई भी केस कोविड का नहीं है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और अभी अब तक जो है पिछले 1.5 सालों से एक केस, कभी कुछ केस निकलते रहते थे। पिछले 10 दिनों से कोई केस नहीं निकला था, इसलिए जो होम आइसोलेशन की पीरियड होता था 10 दिन का, उसको भी खत्म होकर कोई डिस्चार्ज मरीज हो गया। तो अभी भी हमको पूरे प्रिकॉशन लेना है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजेशन पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमको अपने को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम आगे आने वाले कुछ महीनों तक अभी हम सबको बहुत ही अलर्ट रहना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान की लैब में ही ये जांच होती है। यहाँ भी वाराणसी में लगभग 10 दिन से कोई पॉजिटिव नहीं मिला है और आसपास के जिलों में भी नहीं मिला है। इस समय पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना की RT-PCR हेतु जांच कर रहे थे। 5 जिलों की इस समय हम कर रहे हैं। वाराणसी मुख्यतः सारे हॉस्पिटल की हम लोगों ने जांच की है और इसमें पिछले आने वाले 15 दिनों में हम लोग को 0 पॉजिटिव मिले हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं मिला। बाकी के इलाके जैसे सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, इसमें भी हमको पिछले जो है 20 दिन से 0 केस मिल रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की लड़ाई में बनारस मॉडल की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने खुद लोगों को प्रोत्साहित किया और लगातार संपर्क में रहे। यहाँ के व्यापारियों ने भी लोगों की खूब मदद की। कि बड़े खुशी की बात है कि बनारस में अब कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है। इस आज पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश को कई योजनाओं की उन्होंने सौगात दी है। साथ ही पीएम आवास के लाभार्थियों से भी पीएम बात करने वाले हैं। आर्किटेक्चर सब कुछ ऐसे सामने की तरफ देखने लग जाता है। मुझे अच्छा लगा कि 3 दिनों तक लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी भारत के शहरों के नए स्वरूप देश भर के एक्सपर्ट्स एकत्र आकर के मंथन करने वाले हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के इस अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियां और देश के नए संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती है। और मैंने अनुभव किया है, पिछले दिनों जब डिफेंस का कार्यक्रम किया था और उस समय जो प्रदर्शनी लगी थी, सिर्फ लखनऊ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश उसे देखने के लिए पहुंचा था। मैं इस बार भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रदर्शनी लगी है, यहां के नागरिकों से मेरा आग्रह है आप जरूर देखिए। हम सब मिलकर के देश को कहां से कहां ले जा सकते हैं, हमारे विश्वास को जगाने वाला ये अच्छा प्रदर्शनी है, आपने जरूर देखनी चाहिए। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के, उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को
उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए मिलाद आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होना चिंता की बात है। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि विश्वविद्यालय में कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त हों तो उन पदों को अविलंब भरा जाए। राज्यपाल ने कल राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीडी ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स से संबंधित मामलों की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि पेंडोरा पेपर लीक मामलों की जांच की निगरानी सीबीडीटी अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। इसमें सीबीडीटी प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने पेंडोरा पेपर खुलासे का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच को कई एजेंसियां मिलकर करेंगी। इसकी अध्यक्षता सीबीडीटी के चेयरमैन करेंगे। पेंडोरा पेपर में 200 से अधिक देशों की प्रमुख हस्तियों के नाम शामिल हैं। जांच करने वाली एजेंसियों में सीबीडीटी, ईडी, आरबीआई और एफआईयू के अधिकारी शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मीडिया के हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी जांच की निगरानी का काम ये मल्टी एजेंसी ग्रुप करेगा। गौरतलब है कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के हवाले से 200 देशों के 14 वित्तीय सेवा प्रदाताओं के दस्तावेजों के जरिए 2 सालों तक जानकारियां इकट्ठा की गईं, जिनका खुलासा ऑफशोर लीक्स डेटाबेस पर आने वाले समय में किया जाएगा। आईसीआईजे ने दावा किया है कि उसके पास 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा गोपनीय फाइलें हाथ लगी हैं, जिसने अमीरों के गुप्त लेनदेन का खुलासा कर दिया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और वैक्सीनेशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड को जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। सेवा समर्पण के तहत हम देखते हैं आज किस तरह से सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लिखा बदलाव का ग्रंथ। नारी बनी नारायणी, खुद ला रही है समानता का मंत्र। काल के कपाल पर से मिट रहा भ्रूण हत्या का कलंक। आपकी बताई विकास की राह से नारी हो रही स्वतंत्र। उनका एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का, उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से वो 8 साल तक खाट पे ही थे। उनकी सेवा करी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हमारे ब्लॉक प्रबंधक जो है, इन्होंने हमारी सहायता वगैरह करके
हमारे जो है राशन की दुकान महिला समूह को दिलवा दी। पढ़ाई, नौकरी या हो रोजगार, हर बाधा को किया पार। सीईओ बनकर दी हौसलों को उड़ान, नारी शक्ति तैयार। आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं। आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने और एक नए मुकाम पर ले जाने का काम किया है। आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है। सरकार का लक्ष्य है सबको प्राथमिकता और नव निर्माण। वंचित, शोषित, पिछड़े भारतवासियों का विशेष उत्थान। गरीब सवर्ण को पढ़ाई में दिया आरक्षण का प्रावधान। ईबीसी सर्टिफिकेट से मध्यम वर्ग की चुनौती हुई आसान। हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसके माँ बाप है जो पैसा नहीं भर सकते और बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय किया है। बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। मिला बिजली, पानी, रोटी, मकान, छूते सपने आसमान। नव परिवर्तनों से मिल रहा जीवन में संपदा और सम्मान। कोल इंडिया के लगभग 2.5 लाख कर्मियों को इस वर्ष 72,500 रुपए का बोनस मिलेगा। इसका भुगतान 11 अक्टूबर को किया जाएगा। इस बार पिछले साल से 4,000 ज्यादा का भुगतान किया जाएगा। कोल इंडिया मानकीकरण समिति की कल दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रबंधन एवं यूनियन के नेता भी मौजूद थे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और ऑर्डम पातापूतियन को दिया जाने की घोषणा की गई है। उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2021 का ऐलान हो चुका है। सोमवार को चिकित्सा के नोबेल के लिए 2 साझा विजेताओं डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन के नाम घोषित किए गए। इन दोनों रिसर्चरों को शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भोक्ता समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर चतरा जिला मुख्यालय में कल समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में जिले के सभी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भोक्ता समाज के लोगों ने पहुंचकर अपनी मांगों को बुलंद किया है। तो आजादी का सफर की आज की कड़ी में अंग्रेजों के विरुद्ध देश की आवाज मुखर करने वाले महान स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती पर जानिए उनके जीवन के सफर के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेनकानाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी। पाँच अक्टूबर सन 1938 को केरल के कड़क्कल में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था।
और इससे पहले 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चेंगेनूर में भी संघर्ष चलता रहा था। मध्य त्रावणकोर की इस जगह और आसपास के गांवों में सेना स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई करती रहती थी। और इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना सरकारी हाई स्कूल में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, जिन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजी प्रशासन द्वारा की गई गोलीबारी और लाठीचार्ज में अनेक लोग मारे गए। चेंगेनूर की घटना के फौरन बाद ज्यादा गंभीर और हिंसक टकराव त्रिवेंद्रम से करीब 48 किलोमीटर उत्तर कड़क्कल में हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क उठे। सरकारी एजेंटों द्वारा अत्यधिक कर वसूली के विरुद्ध क्षेत्र में पहले ही हालात तनावपूर्ण थे और आस पड़ोस के कल्लर पांगोड़ के बाजारों की तुलना में कड़क्कल से बहुत अधिक कर वसूला जाता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर का भुगतान न करने की अपील की थी। कार्यकर्ताओं ने शराब बिक्री के विरुद्ध भी अभियान चलाया। 19 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। भीड़ का गुस्सा देख कोट्टारकरा से पुलिस हटा ली गई। लोगों ने थाने में रखी बंदूकों और तलवारों पर कब्जा कर लिया। 5 अक्टूबर को क्षेत्र में सेना की 2 पलटन भेजी गईं और प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया गया। पुलिस और सेना ने 13 घरों में आग लगा दी। लोगों को बेरहमी से पीटा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं और गिरफ्तार किए गए लोगों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। आज बिहार के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी बिंदा सिंह की पुण्यतिथि भी है। मुजफ्फरपुर जिले के नमीडीह गांव के निवासी बिंदा सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उनकी जबरदस्त पिटाई हुई। इसके बाद उन्हें फुलवारी शरीफ कैंप में जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस यातना की वजह से 5 अक्टूबर 1943 को बिंदा सिंह का निधन हो गया। इसी तरह बंगाल की एक घटना में श्याम चरण दास शहीद हो गए। दास मेदिनीपुर जिले के बहादुरपुर गांव के निवासी थे। वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वे 5 अक्टूबर 1942 को भगवानपुर पुलिस थाने पर छापेमारी में शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आज ही मेहरबान ग्वाला की पुण्यतिथि भी है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े थे। ग्वाला ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने उन्हें शाहबाद में गिरफ्तार किया, जो अब बिहार में है। विद्रोह के आरोप में ग्वाला को 5 अक्टूबर 1857 को। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की भी रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्याण, गुरुकुल खूंटी और जमशेदपुर के 230 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर लंबे अंतराल से नियुक्ति नहीं होने पर जताई चिंता। रिक्त पदों का विलंब भरने का दिया निर्देश। और कोयला कर्मियों को 72,000 रुपए बोनस दिए जाने का फैसला। कोल इंडिया की बैठक में लिया गया निर्णय। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके